विक्टर मार्केट में गाड़ी खड़ी करके मौसी के आने का वेट करने लगा। जैसे ही मौसी सामान लेकर टैक्सी के पास आई, विक्टर उन्हें जल्दी से टैक्सी के अंदर बैठने को बोलकर खुद तुरंत ही ड्राइवर सीट पर बैठ गया। मौसी उसकी जल्दबाजी देखकर थोड़ी हैरान हो गई थी, पर विक्टर उन्हें सवाल पूछने का मौका नहीं दे रहा था। वो जल्द से जल्द उस एरिया से निकल जाना चाहता था। घर पहुंचकर विक्टर ने दिशा को मैसेज किया कि उसने उस लड़के के सिर पर बोतल तोड़ दी है और उसे घर के अंदर बंद कर दिया है। दिशा लाइब्रेरी से नोट्स कंप्लीट करके बाहर निकली ही थी कि उसने अपने फ़ोन पर विक्टर का मैसेज देखा। मैसेज देखकर उसने एक गहरी सांस ली। उसने फ़ोन वापस रखा ही था कि उसे नव्या की आवाज़ सुनाई दी। वो दौड़ती हुई उसके पास आई और उसे अपने फ़ोन में एक नया पोस्ट दिखाने लगी। रेस्टिकेट हुए उस लड़के ने बोतल टूटने से घायल होने के बाद पोस्ट डाला कि हेल्प मी, और साथ में अपने सिर के चोट की एक पिक्चर डाली थी। उसने लिखा था कि उसका घर बाहर से बंद है और उसे ब्लीडिंग हो रही है। दिशा ये पोस्ट देखकर मन ही मन उस लड़की की बेवकूफ़ी पर हंसने लगी। उसे मदद मांगने के लिए यूनिवर्सिटी की साइट ही मिली थी। नव्या ने दिशा को शांत देखा तो बोली, तुम्हें क्या लगता है ये बोतल इसने खुद फोड़ी थी या किसी और ने फोड़ी है? और दिशा ये बताओ, तुम जानती हो कि कौन से सीनियर्स उस दिन हमें तुमको ड्रिंक पिलाने को बोले थे? नव्या की बात सुनकर दिशा अपनी आंखों को ऊपर करके बोली, लिसन, मुझे इन मामलों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आयशो प्लीज, नो मोर डिस्कशन, और मुझे सब पता है। इतना बोलकर दिशा जाने लगी तो नव्या बोली, ये तुमने करवाया है ना? उस लड़के के सिर पर बोतल फोड़वाया अच्छा आइडिया है। नव्या की बात सुनकर दिशा रुक गई। वो पीछे पलटकर नव्या को घूरने लगी तो वो हंसते हुए बोली, सॉरी, मजाक कर रही थी। इस पर दिशा गुस्से में बोली, तुम्हारी मेरी दोस्ती इतनी भी गहरी नहीं बनी है कि तुम मुझसे इस तरह का मजाक करो। नव्या ने उसकी बात सुनकर बच्चों की तरह सिर हिला दिया। दिशा मुड़कर जाने लगी और जाते जाते उसने मुंह पीछे मुड़कर नव्या को एक खतरनाक हंसी के साथ देखा तो वह सिहर गई और सिर झटकते हुए बोली, इस लड़की के साथ तो कई बार मुझे बहुत ज़्यादा खतरनाक वाइब्स आती हैं। इसे समझना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। इसकी हंसी का क्या मतलब था? खैर, कुछ भी हो, अभी मुझे घर जाना चाहिए। ये बोलकर नव्या अपने घर की तरफ बढ़ गई। वह यूनिवर्सिटी से अपनी गाड़ी में घर वापस जाती शान्या और टीना अपने फ़ोन में अननोन नंबर से आए मैसेज से परेशान थीं। उस मैसेज में रिस्टिकेट हुए लड़के के सिर पर फूटने वाले पिक्चर को टैग किया गया था और कैप्शन में लिखा था कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, आगे अपनी बुरी हालत के लिए तुम दोनों खुद जिम्मेदार रहोगी। टीना उस अननोन नंबर पर लगातार कॉल ट्राई कर रही थी, पर वो नंबर नॉट रीचेबल था। टीना ने परेशान होते हुए कहा, ओफ यार, अब ये कौन है? जब से दिशा को बुली किया है तब से हर चीज़ें हमारे साथ बुरी हो रही हैं। फिर कुछ सोचते हुए बोली, कहीं ये दिशा ही तो नहीं है? सान्या टीना के हाथ से उसका फ़ोन खींचकर बोली, फालतू बातें बंद करो, ये जो भी है हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और रही बात दिशा की, तो 0% भी चांस नहीं है कि वो होगी। उसको पता है कि उस रात हम दोनों ने ही उसे ड्रिंक पिलाया था और उस लड़के को भी हम ही ने भेजा था। फिर भी हमारे सामने एक बोली नहीं फूटी उसकी। और तो और अपने दोस्त की हर दिन रैगिंग देखने के बाद भी वो कभी कुछ बोलती ही नहीं। यूनिवर्सिटी में इतना चुप चुप रहती है और तुम कह रही हो कि ये सब उसने किया है। टीना, यार, चुप रहने वाले लोग ज़्यादा खतरनाक होते हैं। हो सकता है ना कि वो शट अप टीना, और तुम्हारी तसल्ली के लिए हम उस दिशा को फ़ोन नंबर निकलवा लेंगे। अब तुम खुश हो, बाकी ये किसी ने प्रैंक किया होगा। सामने से तो कोई बोल नहीं सकता, तो अपनी भसड़ ऐसे ही निकाल रहा होगा। सान्या उसकी बात काटते हुए बोली, टीना, ये हो सकता है। दिशा यूनिवर्सिटी की थोड़ी दूर पर मौजूद कैफ़े पर आ गई। वहाँ वो एप्रिन पहनकर काम करने लगी। कैफ़े पर पार्ट टाइम जॉब करके वो अपना खर्चा आराम से निकाल लेती थी। बाकी के लिए मौसी की पेंशन काफ़ी थी और विक्टर भी तो था। विक्टर भी कहीं ना कहीं काफ़ी मदद कर दिया करता था। विराज के डैड अपने मेंशन में मीटिंग फाइनल होने के मैसेज का इंतज़ार कर रहे थे। तभी विराज दोनों क्लाइंट को बंधक बनाकर खुद ही मेंशन पहुंच गया। विराज के डैड विराज को यहां देखकर एक पल के लिए हैरान रह गए। वह उसके पीछे झांकते हुए बोले, क्लाइंट से मीटिंग नहीं हुई क्या? सुना है कि तुम्हें काफ़ी इंतज़ार करवाया था। विराज के डैडी ये बोल ही रहे थे कि तभी भीमा उसके सामने दोनों क्लाइंट को घसीटते हुए लाकर घुटनों पर बैठा दिया। विराज के डैड उन दोनों को देखकर हैरान से बोले, ये कौन है? विराज सिगरेट जलाते हुए बोला, आपके क्लाइंट्स। विराज के डैड अपना फ़ोन देखते हुए बोले, विराज,
मिनिस्टर की मीटिंग में मुझे जाना है। इनका मैटर मेंशन के बाहर ही संभालो। ऐसे लोगों को घर में लाना ज़रूरी नहीं है। विराज ने भीमा को इशारा किया तो भीमा ने सिर हिलाकर कुछ बॉडीगार्ड को इशारा किया और उन दोनों को घसीटते हुए मेंशन के बाहर लेते आए। मेंशन के पीछे कुछ ही दूरी पर काफ़ी पेड़ पौधे थे। काफ़ी दूर तक उगे सारे पेड़ पौधों के कारण वहाँ पर जंगली घास फूस भी उगाए थे, जिस कारण मेंशन के पीछे जंगल फैला हुआ था। विराज भीमा को अपना कमांड देकर अपने रूम में चला गया। वहाँ पर उसकी माँ उसका बिस्तर सही कर रही थी। अपनी माँ को बिस्तर सही करते हुए देखकर विराज ने उन्हें टोकते हुए कहा, माँ आप हमेशा क्यों मेरा बिस्तर सही करती हैं? किसी मेड से बोल देती वह बिस्तर बना देती। इस पर विराज की माँ पीलो सही करते हुए बोली, अपने बेटी का काम खुद से करने में जो मज़ा वह मेड से करवाने में थोड़ी ना है, पर आजकल तो बेटा भी नालायक हो गया है। विराज आईने में अपने बाल सही करते हुए बोला, मैंने क्या किया माँ? इस पर विराज की माँ नकली गुस्सा दिखाते हुए बोली, जैसे कि तुझे याद ही नहीं। मैंने कल बोला था कि शाम को मेरे साथ सिद्धिविनायक मंदिर चलना, पर नहीं। तुम्हें तो बस अपने डैड के ऑर्डर याद रहते हैं, पर अपनी माँ के नहीं। विराज अपनी माँ को पीछे से पकड़ते हुए बोला, माँ प्लीज़ नाराज मत होना, आज कुछ काम ज़्यादा था इसलिए मैं थक गया हूँ, कल पक्का चलूँगा। यही सुनते ही विराज की माँ बेड पर पिलो पटक कर बाहर जाने लगी। माँ के गुस्सा करके जाते ही विराज उन्हें पकड़कर वापस लाया और बेड पर बैठाकर बोला, फाइनली मुझे 2 मिनट लगेगा तैयार होने में, आप भी जल्दी से तैयार हो जाओ और हम सिद्धिविनायक मंदिर चलते हैं। लेकिन प्लीज़ माँ, नाराज ऐसे मत हो जाया करो। यह सुनते ही विराज की माँ मुस्कुराते हुए अपने कमरे में जाकर तैयार होने लगी। जैसे ही विराज की माँ गाड़ी पर जाकर बैठी, उसने देखा कि भीमा भी गाड़ी में आकर बैठ गया। गाड़ी के बाहर खड़े विराज को उसकी माँ डांट लगाते हुए बोली, अब इसे लेकर क्यों चल रहे हो? बोला था ना कि बस माँ और बेटे जाएंगे। यह सुनकर भीमा ने जवाब दिया कि बड़े सर का ऑर्डर है कि विराज सर जहाँ भी जाएंगे हम उनके साथ जाएंगे। यह सुनते ही विराज की माँ आग बबूला होते हुए बोली, हाँ होगा बड़े सर का ऑर्डर, पर अभी इस वक्त सिर्फ हम और हमारा बेटा ही मंदिर जाएगा और यह मेरा ऑर्डर है। यह कहते हुए विराज की माँ ने भीमा को धक्का देते हुए गाड़ी से उतार दिया। भीमा को गाड़ी से बाहर आते देख विराज ने जब उससे कारण पूछा, तभी भीमा ने मुस्कुराते हुए विराज की माँ की तरफ इशारा कर दिया। भीमा के इशारे से विराज सब समझ गया। विराज भीमा के कंधे पर हाथ रखकर बोला, मेरी माँ को किसी गर्लफ्रेंड की तरह जलन होती है कि मैं उसके सिवा किसी और का ऑर्डर मानूं या किसी और को प्यार करूं। आखिर इसका इकलौता बेटा हूं। विराज की बातें सुनकर भीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, पर सर बड़े सर का ऑर्डर है और आज का माहौल काफ़ी गर्म है। भीमा की बात सुनकर विराज सिर हिलाते हुए अपनी माँ की तरफ बढ़ गया और गाड़ी में बैठी अपनी माँ से जाकर बोला, माँ बस आज भीमा को साथ चलने दो, पर कुछ ही दिन बाद मैं तुमको अकेले डेट पर ले जाऊंगा, पक्का प्रॉमिस प्लीज। माय स्वीट लेडी मान जाओ। यह सुनकर विराज की माँ ने भीमा से कहा, चले चलो, पर यह तुम्हारा आखिरी चांस है। यह बात सुनकर भीमा मुस्कुराते हुए गाड़ी पर बैठ गया। विराज और उसकी माँ को मंदिर में घूमते हुए शाम हो गई। वापस लौटते वक्त वह विराज से बोली, विराज चलो ना कुछ खाते हैं, सुबह से ही मंदिर जाने के लिए व्रत रखा था और अब पेट में चूहों की तबाही मच गई है। वैसे पहले काफ़ी पीना सही रहेगा। विराज की माँ की बात सुनकर भीमा ने कहा, सॉरी मैम, अभी किसी कैफ़े में जाना सही नहीं रहेगा। ये सुनते ही विराज की माँ ने गुस्से में कहा, देखा विराज, देखा ना, यह भीमा हमेशा काम में टांग अड़ाता है। भीमा ने नज़रों में ही विराज को अपनी मजबूरी का इशारा किया तो विराज ने अपनी माँ को समझाते हुए कहा, माँ काफ़ी मांग कर यहीं कार में ही पी लेते हैं, रास्ते में चलते हुए काफ़ी पीने का अलग ही मज़ा है। यह सुनकर विराज की माँ ने उदास होकर बच्चों की तरह हाँ में सर हिला दिया। भीमा ने उसे कैफ़े के सामने गाड़ी लाकर रोक दी, जिस कैफ़े में दिशा काम करती थी। भीमा ने गाड़ी रोकते हुए कहा, मैम इस कैफ़े की काफ़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, आप इंतज़ार कीजिए, मैं अभी आप दोनों लोगों के लिए स्पेशल बनवा कर लाता हूँ। यह बोलकर भीमा कैफ़े की तरफ बढ़ गया और वहाँ से 2 कॉफ़ी लेकर गाड़ी के पास आया। विराज की माँ ने कॉफ़ी के जैसे ही एक स्लिप ली, उसके मुंह से वाह निकल गया। वह भीमा की तरफ देखकर बोली, पहली बार तो तुमने कुछ अच्छा काम किया है विराज, ये काफ़ी वाकई बहुत अच्छी है। विराज की माँ ने अपने पर्स से कुछ पैसे निकालकर भीमा को देते हुए बोली, भीमा एक काफ़ी और लेते आओ, और हाँ बाकी पैसे काफ़ी बनाने वाले को मेरी तरफ से टिप दे देना। भीमा पैसे लेकर फिर से कैफ़े में चला गया। कुछ देर में भीमा फिर से 2 कॉफ़ी लेकर बाहर आ गया। विराज की माँ को कॉफ़ी के साथ साथ उसने कुछ पैसे भी लौटा दिए तो विराज की माँ ने भीमा से सवाल किया कि उसने कॉफ़ी बनाने वाले को
वेटर को टिप क्यों नहीं दिया। ये सुनकर भीमा बोला कि उस लड़की ने ये कहते हुए टिप लौटा दिया कि आई हेट टिप। भीमा की बात सुनकर विराज की माँ ने हैरानी से आंखें बड़ी करते हुए कहा, एह कैसी बेवकूफ़ वेटर है। अपनी माँ की बात सुनकर विराज मन में बोला, ये बेवकूफ़ी नहीं एटीट्यूड है, आई नाइस वन। भीमा जब गाड़ी स्टार्ट करने को हुआ तो विराट की माँ ने अपना दूसरा कॉफ़ी का गिलास आगे बढ़ाते हुए कहा, ये लो तुम्हारे लिए है। ये देखकर भीमा मुस्कुरा दिया और विराट की माँ ने मुस्कुराते हुए अपना कॉफ़ी का गिलास आगे बढ़ा दिया। विराट खिड़की से टेक लगाकर मुस्कुराते हुए कॉफ़ी पी रहा था। उसे मुस्कुराता देख उसकी माँ बोली, कॉफ़ी बहुत अच्छी बनी है ना। ये सुनकर वो बोला, हाँ बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है, बिल्कुल मेरी पसंद की है। दिशा की टिप लेने से मना करने पर उसकी असिस्टेंट उसको जमकर सुना रही थी। जब असिस्टेंट बोल बोल कर थक गई और दिशा ने कोई जवाब नहीं दिया तो वह खुद ही चुपचाप दिशा के पास से उठकर अपने काम में लग। विराज अपने मेंशन में पहुंचा तो डिनर का टाइम हो गया था। उसके डैड खाने पर उसका इंतजार कर रहे थे। डिनर के बाद विराज और उसके मेंशन के पीछे जंगल में चले गए, जहां एक पेड़ पर डील के लिए आए दोनों क्लाइंट बंधे हुए थे और भीमा उन पर लगातार बेल्ट से चोट कर रहा था, पर वो मुंह खोलने को तैयार नहीं थे कि उनका मकसद क्या था और उन्होंने विराज के पीछे जासूस क्यों भेजा था। विराज के डैड ने जब सामने जाकर उनसे सवाल पूछने की कोशिश की तो उनमें से एक क्लाइंट गालियां बकने लगा। ये देखकर विराज ने गुस्से में उसके हाथों में गोलियां चला दी और अपने डैड को मेंशन वापस भेज दिया। जिसके हथेली में विराज ने गोलियां चलाई थीं वो दर्द से चिल्लाने लगा था। उसकी गालियां याद करके विराज की आंखों में खून उतर आया था। उसने भीमा से नमक मंगवाकर उसके घायल हुए हथेली पर रख दिया। नमक रखने से वो शख्स दर्द से छटपटाने लगा। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। अपने पैरों को रगड़ रगड़ कर वो खुद को आज़ाद कराने की कोशिश करने लगा। उसकी इतनी बुरी हालत देखकर दूसरे क्लाइंट ने अपना पैंट गीला कर दिया। विराज उन दोनों के सामने आग जलवाकर उसके पास कुर्सी पर बैठ गया। आग की गर्मी उन दोनों से बिल्कुल सहन नहीं हो रही थी। विराज उन्हीं आग की लपटों में से सिगरेट जलाते हुए बोला, अब बोलोगे या। उसके इतना कहते ही दूसरा क्लाइंट खिलौने की मशीन की तरह बोलने लगा और विराज एक हाथ से सिगरेट पीते हुए और दूसरे हाथ से लोडेड गन को गोल गोल घुमाते हुए उनकी बातें सुनने लगा। दिशा भी कैफ़े से आकर खाना खाकर अपने रूम में टहल रही थी। कुछ देर बाद खिड़की के पास खड़ी होकर वो चांद को देखने लगी। बाहर चल रही ठंडी हवाओं से उसके बाल उड़ रहे थे। चांद को काफ़ी देर तक देखने के बाद वो पढ़ने जाने लगी। रात में सोते वक्त उसने चांद को फिर देखा और मुस्कुराकर गुड नाइट मम्मा बोलकर सो गई। नव्या घर आने के बाद शाम से ही परेशान थी। उसके फैमिली वाले उसकी शादी की बारे में बात कर रहे थे। जब उसने नाराज़ होते हुए कहा कि अभी तो उसका कॉलेज में फर्स्ट ईयर है और उसे अभी शादी नहीं करनी, तो उसके परिवार वाले बोले कि अभी बस बात चल रही है, शादी थोड़े ना होगी। पर नव्या को डर था कि ये लोग अच्छा लड़का देखते ही अपनी बात से पलट जाएंगे। वो अपने मम्मी से बात करने गई तो उन्होंने भी कुछ ज़्यादा नहीं कहा, इसलिए नव्या ज़्यादा ही परेशान थी। वो बिस्तर पर लेटी तो थी पर उसके आंखों से नींद कोसों दूर थी। कहीं ना कहीं उसके ख्यालों में वो लड़का भी बार बार आ रहा था जिसने उसने सुबह आई लव यू बोला था। उस पल को याद करके नव्या ने मुस्कुराते हुए अपना चेहरा तकिया में छिपा लिया और सोने की कोशिश करने लगी।